आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे जरूर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीसी का सेल में पैकिंग की जो प्रगुणता होती है वो कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि बीसीसी का सेल में पैकिंग की जो प्रगुणता होती है वो होती है 68%, आपको पता होना चाहिए। और भरा हुआ कितना होता है 68%, ये 100% में हमारा 68% भरा हुआ है, तो इसमें से घटा दो, हमारा 32% हो जाएगा। यही हमारा क्या है, तो खाली स्थान है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगर एचसीपी के लिए पूछे तो भरा हुआ 74 होता है और 100 में से आप क्या करोगे, 74 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, या जो होगा वो आप लिख दोगे, ये 26% हमारा क्या होगा, ये खाली स्थान हो जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो भी पूछे आप लोग लगा के जरूर आना। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। बता दो निम्नलिखित में कौन सा है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड, कौन सा है बता दो आप लोग बच्चों। तो ग्रेफाइट हो गया और क्रोमेलम हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमारा क्रिस्टल है। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो हो जाएगा ये हमारा अक्रिस्टल है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा है जो फेरो चुंबकीय यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, कौन सा होगा, वो हमारा हो जाएगा Fe3O4। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना और लास्ट में बताना कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। देखिए पांचवा नंबर सवाल कर रहा है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। बता दो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन जो है हर एक बार जो है किसी ना किसी रूप में आपके बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। देखो एक बार ऐसे आया था कि निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, बता दो कौन सा होगा। तो मोललता, भाई मोललता का ताप से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे याद रखिएगा, यहाँ ताप पर निर्भर नहीं करता, मतलब ताप से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है हमारे सामने, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बता दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपसे पूछा गया, कौन सा होगा, वो होगा हमारा क्वथनांक का उन्नयन, क्योंकि मैंने 4 बताया था। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 4 क्या है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है, कितना होता है, 30 एटीएम होता है। 30 एटीएम मतलब 30 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल कर रहा आपके सामने है, CaNO3 होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है। बता दो, बहुत ही आसान है बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से आप लोग बता दो, बता दो सभी बच्चे। ओके, क्योंकि इसमें 3 आयन है भाई, कौन सा, देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो Ca2 और इस पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो इस पे प्लस में और कौन सा होगा, ये 2 है तो 2 लिख लो, 2 यहाँ पे लिख लो, 2 लिखो, और NO क्या है तो NO3 लिख लो, उसके बाद ये माइनस हो जाता है, यानी कि 3 गो आयन है हमारा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी
सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए 9 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 9 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि वैद्युत अपघट्य होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने है, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड का जो कार्य होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए को लगा लो बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को भी बच्चों लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। अगर 2 नंबर में आपसे पूछे कि धात्विक चालक क्या है तो आप लगा दीजिएगा, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो बच्चों क्या होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ये भी कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सा है जो द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन सा है, तो लेड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। इसे ही हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, जिसे हम लोग आर के द्वारा रो के द्वारा डिनोट करते हैं। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हमारा क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर रो एल बटा में क्या होता है, ए होता है। देखो हमें निकालना क्या है, तो हमको रो निकालना है। तो रो बराबर हमारा क्या होगा बच्चों, लगा दो क्या होगा, फटाफट से लगाते चलो। तो रो बराबर आर ए, आर गुना ए बटा में क्या होगा, एल हो जाएगा। आर क्या है, तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में लंबाई का सेंटीमीटर लिख लो। एक से एक हमारा कट गया, यहाँ 1 सेंटीमीटर बच गया, यानी कि ओम गुना सेंटीमीटर। कौन सा, ओम सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लो यहाँ पे आपका दिया हुआ आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 14 नंबर सवाल कर रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है बच्चों, ग्राम प्रति कूलम्ब होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर सवाल कर रहा है आपके सामने है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है। विलयन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। विलयन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने, बता दो निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है। ठोस ठोस समुदाय जो पूछे तो वो है हमारा संश्लेषित जेम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है। एंजाइम का जो मुख्य अवयव होता है वो प्रोटीन होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, और प्रोटीन होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगा दो, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, लगाओगे क्या 18 का करेक्ट आंसर, तो वो हमारा हो जाएगा डायस्टेज का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन। क्या कहा जाता है बच्चों, पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है वो किसके द्वारा, तो वास्तविक घोल के द्वारा। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो वो हमारा होता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए 22 नंबर सवाल है, दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, इसलिए दोनों मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, आंसर को लगाते चलेंगे। देखिए 22 नंबर सवाल का है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया, बता दो बच्चों क्या होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछे वो हमारा होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि के लिए पूछे तो वो हमारा सेकंड इनवर्स होता है, और अगर पूछे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वो होता है सेकंड इनवर्स। यहाँ होता है, लिख भी दे रहा हूँ, सेकंड इनवर्स होगा, मोल इनवर्स और लीटर होता है। ये क्या है, तो ये द्वितीय कोटि के लिए है, ये प्रथम कोटि और ये शून्य कोटि के लिए है। तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा, लिख लो अगर कॉपी में जगह हो तो। चलिए
हाँ, अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? हाफ लाइफ का मान होता है 0.693 बटा में के होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 24 नंबर सवाल, बता दो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में। बहुत ही आसान सा सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की। मैं कई बार बता चुका हूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो निश्चित होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सेल जो है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? बता दो आप लोग। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बता दो क्या होगा 25 का करेक्ट आंसर। उसे हम लोग बोल देते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? ऑक्सीकरण विभव जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? बता दो। वो होता है मैग्नीशियम का। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 27 नंबर सवाल है, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है? बता दो। बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बता दो आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है? तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। राउल्ट का नियम यानी कि पी बराबर जो होता है वो के पी बराबर पी यहाँ पे पी बराबर के एच एक्स नहीं होता है, एक होता है पी बराबर हमारा पी नोट एक्स होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है। लेकिन अगर ये एक आता है के पी बराबर के एच एक्स, पी बराबर के एच एक्स अगर आए, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा हेनरी का नियम है और ये क्या है? राउल्ट का नियम है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 यानी कि बेंजीन जो है वो कैसा पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बेंजीन कैसा पदार्थ है बच्चों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है आपके सामने है, बता दो निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? बता दो निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? बता दो। बहुत ही आसान है, वो हमारा सोना होता है। कौन सा? बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये वो वाला सोना है, ये वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? सिल्वर के लिए कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनाइड विधि द्वारा हम लोग तो सिल्वर प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधात्री भी बोलते हैं। गैंग या फिर किस इसको क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लगा सकते हो। चलिए 32 नंबर सवाल है, हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, खनिजों में सबसे कम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका अगर सूत्र पूछे तो NO3 और माइनस इस पे रहता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है, गैलेना किसका अयस्क होता है? लीड का अयस्क होता है। गैलेना लीड का अयस्क होता है यानी कि पीबी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि द्वारा एल्यूमिनियम का शोधन होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क हमारा जिंक ब्लेंड होता है, कैलेमाइन भी होता है, जिंकाइट भी होता है, लेकिन ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है? तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ये किसका अयस्क है? ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये कैसे हो सकता है? इसीलिए याद रखिएगा ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस कौन सा होता है? N2O होता है। सभी बच्चे को पता होगा N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर सवाल, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? सल्फर के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? बता दो बच्चों क्या होगा? तो देखो मैं बता दूं, सल्फर के अलावा ऐसा होता है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। बस इतना ही तो होता है। तो देख लो ना कौन सा। ऑक्सीजन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। ऑक्सीजन के सिवा ये सोडियम, नाइट्रोजन, लोहा ये सब नहीं होता उसमें। चलिए 38 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक NaCl। NaCl साधारण नमक का सूत्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है
कि आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप एक के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, आवर्त सारणी में ग्रुप एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने ये रहा प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन लगाओगे। HNO3 होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? देखो पहले आपको ओलियम का सूत्र पता होगा तभी तो लगाओगे। तो ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7 होता है। ये किसका सूत्र है? तो ओलियम का सूत्र है। तो देख लो H2SO4 हमारे सामने दिया गया, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं H2SO और 4। देखो अब देखो हमारे सामने H2H2 मिलता है, तो ये हमारा मानो कि ये कैंसिल हो गया। मतलब मानो कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। मतलब अब हमारे साथ है H2 और O7 और SO4 है, यानी कि S2 हमारा एक है, S2 और S एक 1 है, यानी कि S हमारा एक बचा, यानी कि S में से एक बचा, और यहाँ 4 और 3 मतलब 7 होता है, यानी कि 3 ये बचा, यानी कि ऑक्सीजन कितना? तो 3 है। SO3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर सवाल है, HCl की खोज किसने की थी? बता दो आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज किसने किया था? तो यह क्या था? ग्लेबर साहब ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कौन सा गैस ले जाते हैं? हीलियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? बता दो बच्चों क्या होगा 44 का करेक्ट आंसर? वो हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। राइट आंसर हमारा कौन सा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु किसे कहा जाता है? बता दो बच्चों क्या होगा 45 का करेक्ट आंसर? सभी बच्चे लगाएंगे। मुद्रा धातु जो कहा जाता है वो कहा जाता है कॉपर को कहा जाता है, सिल्वर को कहा जाता है और सोना को कहा जाता है। इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर सवाल, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर होता है? किसका होता है? तो वो होता है लीड का। सबसे अस्थिर जो होता है वो लीड का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन का कैथोड बनाकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है, तांबा क्या होता है? तांबा यानी कि कॉपर जो है, कॉपर ये क्या है? बता दो आप लोग। प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, अणुचुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व, यानी कि हम लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। ऐसा प्रश्न आया कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? वो है चांदी। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु जो है वो कौन सी है? तो चांदी है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो अगर आपके सामने डी ऑर्बिटल रहे तो वो डबल डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है बच्चों? चैट सेक्शन में लगा दो। तो डबल डम्बेल होता है। अगर एस ऑर्बिटल रहे, एस ऑर्बिटल का आकार पूछे तो गोलिया होता है, और पी ऑर्बिटल का आकार पूछे तो डम्बेल होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 52 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, ये रहा, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? बच्चा पार्टी लगा दो। 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, ये दिया था वर्नर साहब ने। किसने दिया था? वर्नर ने। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर सवाल है, K3 एफिशिएंट 6 है। K3 एफिशिएंट 6 क्या है बच्चों? लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगा दो। ये हमारा कोवेलेंट यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर सवाल है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवयव से प्राप्त कौन सा होता है? बता दो आप लोग।
जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, वो मेथेन होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। एल्कील हैलाइड का जो उपयोग होता है वो किसके निर्माण में होता है, वो एल्केन के निर्माण में भी होता है, एल्कीन के भी निर्माण में होता है और एल्कोहल के निर्माण में भी होता है, इसलिए इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है वो कौन सा होता है, वो हमारा ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होता है, वो भी ग्रेफाइट में ही होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 58 नंबर सवाल है हमारे सामने, ये रहा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, ये देती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, एल्कील हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुर्ज अभिक्रिया। क्या, वुर्ज अभिक्रिया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर में भी आता है कि वुर्ज अभिक्रिया को लिखिए, कोल्बे अभिक्रिया और क्लेमेंसन अभिक्रिया, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 61 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा रहता है। एल्कोहल का पूछे तो एल्कोहल का हमारा ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये है एल्डिहाइड का और ये है कीटोन का। तो हमारा पूछा गया एल्कोहल का, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आर और ओ एच होता है, आर हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर सवाल है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, क्या मिलता है, एल्डिहाइड यानी कि CHO मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा गया है, कीटोन का क्या होगा, अभी मैंने बताया, ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। ये एल्डिहाइड का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और ये एस्टर का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का परमाणु कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कार्य निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बॉन्ड होता है, किसमें होता है, टेरिलिन में होता है। एस्टर बॉन्ड किसमें होता है, टेरिलिन में होता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलिए 66 नंबर सवाल है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे जो छोटी इकाई है वो हमारा मोनोमर, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलिए 67 नंबर सवाल है। 67 नंबर सवाल कह रहा है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम हमारा क्या है, प्रोटीन है, सही जवाब सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर सवाल है, विटामिन सी क्या है। विटामिन सी तो ये इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। क्या उत्पन्न नहीं करता है बच्चों, तो मानव शरीर जो है ये विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ये हम लोग बाहरी पदार्थ को खा के ये अपना शरीर में भोजन प्राप्त करती है, विटामिन प्राप्त करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए 70 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। करेक्ट आंसर ये भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आज तबीयत भी थोड़ा खराब था, इसलिए थोड़ा